हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 42 में हमारा टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल पार्ट 2। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है जिसको हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, तो उस केस में आफ्टर प्रोजेक्शन एट एनी टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे लोकेट करनी है ना, देन टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कैसे फाइंड आउट करनी है, और इवन हमने इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी फाइंड आउट की थी। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में जो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकल लाइन है ना, और यहाँ पर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने एक पार्टिकल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से, तो ओ हमारे लिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के साथ साथ ओरिजिन भी है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो मान लीजिए कि हमने एक पार्टिकल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से थ्रो किया विद वेलोसिटी u, और इस वक्त ये पार्टिकल एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल थीटा। तो ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ए पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ओ और ए के बीच में जो दूरी है दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इस हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू u² sin 2 थीटा बाय जी आएगी, है ना। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमने उसी जगह पे दोबारा उसी पार्टिकल को थ्रो किया विथ सेम वेलोसिटी u बट मेकिंग एन एंगल 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो अब ये पार्टिकल अगेन बी पॉइंट पे जाएगा और मान लीजिए कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है r'। तो अब इस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज r' कैसे लिखोगे आप? u² sin 2 थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाय जी इज इक्वल टू u² sin 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाय जी इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाय जी, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा को अगर एक्सपेंड करें तो वो साइन 2 थीटा बनेगा ना। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी रेंज कैसे निकालनी है। बट आज आपके सामने हम एंगुलर या ओब्लीक प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं ना, ये फर्क लेके चलना है आपने। तो अब एंगुलर या ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में
जो रेंज निकालने का फार्मूला है, अगर यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी है, तो इस फार्मूला में जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल है। तो अब पहले केस में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और दूसरे केस में 90 माइनस थीटा है। अब दोनों केसेस में जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो u सेम है, और एक ही जगह पे होने के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल g वो भी सेम है। तो आप क्या देख रहे हो कि एट ए गिवन प्लेस गिवन स्पीड के साथ आप बॉडी को दो डिफरेंट डायरेक्शंस में थ्रो कर सकते हो, पर उनकी रेंज सेम ही रहेगी क्योंकि r और r डैश सेम आ रहा है ना। अब ये दो एंगल्स कौन से हैं? तो एक अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा ना। तो इन दोनों एंगल्स के लिए रेंज सेम रहेगी प्रोवाइडेड u और g भी सेम हो ना। तो ये शर्त है साथ में। सो देयर आर टू different angles of projections for same horizontal range when the particle is thrown with same speed। तो ये बात आपने याद रखनी। और वो दो एंगल्स कौन से हैं? एक है थीटा विद हॉरिजॉन्टल, दूसरा है 90 माइनस थीटा। तो ये तो प्रूव हो गया कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को गिवन प्लेस से थ्रो करते हो विद द सेम स्पीड इन टू डिफरेंट केसेस, तो अगर पहली बार वो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा और दूसरी बार बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो दोनों केसेस में उसकी रेंज सेम होगी। तो पर रेंज चाहे सेम हो, बट जो अगली बात आपने नोट करनी है कि अब इस डायग्राम में देखिए आप, तो पहली बार हमने पार्टिकल को थ्रो किया, मान लीजिए ठीक है, तो ये उसकी हाइट है ना, और t1 उसका टाइम ऑफ लाइट है और r उसकी रेंज है। तो अब रेंज तो होगी u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, टाइम ऑफ लाइट होगा 2u साइन थीटा बाई जी, एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड होगी u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। पर अगर मान लीजिए कि स्पीड सेम रखते हैं बट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो हम 90 माइनस थीटा सिलेक्ट करते हैं, तो उस केस में जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज तो r ही रहेगी है ना, बट जो मैक्सिमम हाइट है और टाइम ऑफ लाइट है वो बदल जाएगा। मींस चाहे आप पार्टिकल को विद स्पीड u एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल के साथ थ्रो करो और चाहे 90 माइनस थीटा के साथ, तो दोनों केसेस में रेंज तो सेम ही रहेगी, यही फार्मूला अप्लाई। बट टाइम ऑफ लाइट अब क्या होगा? 2u साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और हाइट u साइन थीटा होल स्क्वायर है ना, तो u साइन थीटा में u साइन 90 माइनस थीटा u कॉस थीटा है ना। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया ना ऐसे, तो ये याद रखना है ना। तो अब अगर आप इन दोनों h1 h2 का सम लोगे तो वो u स्क्वेयर बाय 2g आएगा, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो u स्क्वेयर बाय 2g कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है ना। एक तो ये रिजल्ट आएगा, और दूसरा t1, अच्छा एक और, अगर हम इन दोनों हाइट्स का प्रोडक्ट लें तो ये बन जाएगा u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा 4
जी स्क्वेयर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा 2g होल स्क्वेयर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना यू स्क्वेयर, अब यहाँ पे अगर हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखें तो अगर हमने 2 ऊपर के मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा ना 4g, बट ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, साइन 2 थीटा। अब यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज होती है ना, तो आर स्क्वेयर बाय 16। तो ये रिजल्ट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी। तो जैसा कि आपने याद क्या रखना है कि अगर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, अगर पहले केस में थीटा है, दूसरे केस में 90 डिग्री माइनस थीटा है विद हॉरिजॉन्टल, और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दोनों केसेस में सेम है, स्मॉल जी भी सेम है, तो उन दोनों केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट्स अलग होंगे, हाइट मैक्सिमम हाइट्स भी अलग होंगी। तो उन दो मैक्सिमम हाइट्स का प्रोडक्ट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा ना, तो ऐसे निकालना है। अब अगर हम यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूला देखें तो T1 T2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आ गया 2 यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना, ऐसे लिख लिया मैंने, और नीचे आ गया जी स्क्वायर है ना, ऐसे लिख लिया। अब ये टर्म जो है ना ये रेंज है, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा ना, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज होती है ना, तो इट मीन्स, तो ये रिजल्ट भी प्रूव करना आ सकता है। गॉट इट। अच्छा, अब इसके साथ अगर हम बात करें कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम की है ना, तो अब इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, नोट करिए आप, जैसा हमें मालूम है ना कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो उसी तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में भी डिस्कस करेंगे आने वाले 2-4 दिन के बाद, तो उन केसेस में आप देखोगे कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो फोर्स है वो है dp बाई dt, कि फोर्स इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। गॉट इट। ये बात समझनी है ना, ये याद रखनी है, दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो एक्चुअल फॉर्म है ना। तो आप F इज इक्वल टू एम ए याद रखते हो ना, तो वो स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ की एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म है, dp बाई dt। तो फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो आपको मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब यहां पर dp क्या हो गया, f dt, ठीक है। अब नोट क्या करना है आपने कि हमने अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल की चेंज इन मोमेंटम निकालनी है ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल। तो उस केस में आपने ये इक्वेशन अगर यूज की है तो यहां से देखिए कि जो dp वेक्टर है ना और ये f, तो अब आपने नोट क्या करना है कि मैं बात कर रहा हूं फॉर एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अगर एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल पे कौन सी फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
और हमेशा याद रखिए कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एम जी। तो ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल पे लगने वाली फोर्स जो उसके वेट के इक्वल है, ग्रेविटी के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल है। बट अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो कि जब हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं ना, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई लेते हैं, जबकि जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो यहाँ पे माइनस जे कैप आ जाएगा ना। अब अगर हम ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, अच्छा अब अगर मान लीजिए फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने जब आर्टिकल किया था तो आपको याद होगा कि हमने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना उसको। अच्छा अब अगर आप ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो डीपी क्या बनेगा, माइनस एम जी जे कैप इंटू डी टी, है ना। अब अगर हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो ये बन गया डीपी माइनस एम जी जे कैप, ये ना कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन साइन से हम पहले बार ले लेते हैं ना। अब लिमिट्स लेंगे ना, अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग टाइम है 0, तो डीपी मतलब मोमेंटम होगी p1, और अगर फाइनल टाइम है t तो मोमेंटम होगी p2। तो अब अगर हम डीपी को देखें तो डीपी आफ्टर इंटीग्रेशन p बन जाएगा, सो p1 इनिशियल है, p2 फाइनल है ना, माइनस एम जी जे कैप, और dt का बन गया t है ना, 0 से t। अब ये बन गया p2 माइनस p1 माइनस एम जी टी जे कैप, ठीक है। अब ये साइड क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। व्हाट इज दिस, चेंज इन मोमेंटम, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो ये चेंज इन मोमेंटम है। अब इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन गिवन टाइम टी, है ना, तो वो बन गई माइनस एम जी टी जे कैप। मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमेशा माइनस जे कैप मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। गॉट इट। अब अगर मान लीजिए कि वो आपसे पूछता है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने थ्रो किया, एंगुलर प्रोजेक्टाइल है ना, तो आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज इन मोमेंटम क्या होगी, माइनस एम जी कैपिटल टी। अब जो कैपिटल टी है वो क्या होता है, याद है ना आपको। अगर मान लीजिए एंगुलर प्रोजेक्टाइल में जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन थीटा बाय जी, जी कैंसल आउट, तो साथ में जे कैप है ना, तो माइनस 2mu साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अच्छा, पर अगर मान लीजिए उसने आपसे पूछा है कि आपने चेंज इन मोमेंटम की जगह चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इट मींस आपने क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम को मास के साथ डिवाइड कर लेना है ना। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से m कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर माइनस 2u साइन थीटा जे कैप आ जाएगा ना। बट ये याद रखिए कि इस रिजल्ट को डिस्कस करते हुए हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है ना, उसकी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, है ना, तब ये आंसर आया। अगर एंगल वर्टिकल के साथ है तो आपने थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर लेना है, तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अच्छा, ऐसे ही अगर वो पूछे कि
एंगुलर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और वो मैक्सिमम हाइट पे है ना, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टाइम ऑफ लाइट का हाफ, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं ना उसको हम। तो इट मीन्स जो डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पे t/2 आ जाएगा ना, तो 2 खत्म हो जाएगा, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, और मैग्नीट्यूड सिर्फ एम यू साइन थीटा है और डायरेक्शन माइनस जे कैप मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम बात करें path of projectile as seen from other projectile, कि मान लीजिए कि हम एक प्रोजेक्टाइल का पाथ विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल का पाथ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नोट डाउन करते हैं तो वो तो पैराबोलिक प्रूव्ड है ना वो बात। पर जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल के पाथ को विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल नोट करते हैं तो वो क्या होगा ना। अब इसके लिए यहां देखिए आप कि मान लीजिए एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, और जो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहां से मान लीजिए कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो उसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u1 है, वो एंगल θ1 बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, तो 0 टाइम पे प्रोजेक्ट किया ना उसको, तो आफ्टर तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो मान लीजिए कि आफ्टर टाइम t वो p1 पे पहुंच गया, तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 है ना, ये पहले प्रोजेक्टाइल के लिए, फर्स्ट वन के लिए। तो अब यहां पर x1 की वैल्यू क्या होगी? u1 cos θ1t, और y1 की वैल्यू होगी u1 sin θ1t माइनस हाफ gt स्क्वायर है ना, ये आ गया। अब मान लीजिए कि हमने दूसरे प्रोजेक्टाइल को भी कब प्रोजेक्ट किया? जब पहले को प्रोजेक्ट किया ना, ये मान लेते हैं। तो अब जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है तो एट टाइम t तो वो पार्टिकल p2 पे है और उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x2 एंड y2। तो अब जो सेकंड प्रोजेक्टाइल है उसकी x2 की वैल्यू होगी u2। अच्छा, तो ये मान लेते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ उसकी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो θ2 एंगल बना रही, तो u2 cos θ2t एंड y2 इज इक्वल टू u2 sin θ2 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। नंबर 3 के 4। अच्छा, अब क्योंकि हमने ऑब्जर्व करना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अदर, तो इट मीन्स मान लीजिए कि हमने निकालनी है पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल 2। तो इसलिए हम यहाँ पे x12 निकालेंगे ना, x1 माइनस x2 क्या बनेगा? u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 इंटू t, और y1 माइनस y2, तो जब आप y1 से y2 माइनस करोगे तो ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे ना, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगी, तो ये बनेगा u1 sin θ1 माइनस u2 sin। अब आपने क्या करना है, x12 और y12 की रेशियो ले लेनी है ना। जब आप रेशियो लोगे ना तो ये टर्म्स आएंगी, t कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर u1 θ1 u2 θ2 ये कांस्टेंट टर्म्स है ना, तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल 2 जब हमने फाइंड आउट की x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट्स, तो उन x और y की रेशियो कांस्टेंट आई ना। तो
इट मीन्स जो x12 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y12 या y12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x12। तो जब एक पोजीशन कोऑर्डिनेट दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल है दैट इज ए स्ट्रेट पाथ। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो पैराबोलिक पाथ है, बट विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल इज स्ट्रेट पाथ। गॉट इट? अच्छा, अब अगर हम बात करें हंटर मंकी प्रॉब्लम, तो अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि से ये हम मान लेते हैं कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अब ये फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ ए ट्री ए मंकी इज हैंगिंग, लटक रहा है मंकी, है ना, ये मंकी लटक रहा है और इस मंकी की जो हाइट है जहां से ये लटक रहा है वो स्मॉल h। गॉट इट? और ये हंटर की पोजीशन है, ये हंटर है, ठीक है। और हंटर ने मंकी की तरफ करके गन को निशाना टारगेट पे लगाया हुआ है ना, और मान लीजिए ये एंगल थीटा है। तो अब अच्छा, और मान लीजिए कि जो ये डिस्टेंस है इसको हमने x मान लिया। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो h की वैल्यू x tan थीटा होगी, है ना। गॉट इट? अच्छा, अब मान लीजिए जैसे ही हंटर ने फायर किया तो उस टाइम को हम 0 टाइम मान लेते हैं। जैसे ही हंटर ने फायर किया उस टाइम को हमने 0 टाइम मान लिया। तो जो मंकी है ना वो हंटर को देख रहा है कि उसने मेरी तरफ टारगेट पे निशाना लगाया हुआ है। तो जैसे ही हंटर ने फायर किया तभी जो मंकी है ना उसने अपनी जो ब्रांच है जिसके साथ वो लटक रहा है उसको छोड़ दिया, मतलब ड्रॉप हो गया। तो मंकी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। अच्छा, अब अगर हम इसको हंटर वाली पोजीशन को ओरिजिन मान लें 0 0, तो ये मंकी है, तो इसके इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या देख रहे हो आप कि ये अलोंग एक्स एक्सिस x डिस्टेंस अपार्ट है और y एक्सिस h है ना। इसको हमने x एक्सिस मान लिया और इसको हमने y एक्सिस। तो अब जैसे ही हंटर ने फायर किया, बुलेट को फायर किया, तभी मंकी ने ब्रांच छोड़ दी ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और दोनों टाइम क्योंकि साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो दोनों टाइम सेम है। तो अब ये जो बुलेट है ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए मान लीजिए यहां पहुंच गई ना, कितने टाइम बाद, t टाइम बाद, और ये P1 पोजीशन आ गई। तो अब P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x एंड, तो इसको हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो अब
बुलेट को पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए O से P पहुंचने में कितना टाइम लगा, P1 पहुंचने में t टाइम। तो विद इन t टाइम x की वैल्यू क्या होगी फॉर बुलेट, बुलेट के लिए जो x की वैल्यू है वो होगी u cos थीटा t और y की वैल्यू होगी u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना। तो अगर हम यहां से ये t की वैल्यू निकालें, ये क्या बनी x बाई यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। तो ये y इज इक्वल टू यू साइन थीटा और t की वैल्यू क्या है x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब ये u के साथ u कैंसिल आउट, तो टेन थीटा x माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो ये मान लीजिए बुलेट की पोजीशन है, हमने फाइंड आउट कर ली आफ्टर टाइम t, है ना। अच्छा, अब जो मंकी यहां से जिसने ड्रॉप किया था अपने आप को, तो वो आफ्टर टाइम t कहाँ पहुंचेगा, मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा आफ्टर टाइम t p2 पे। तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कैपिटल H है। तो अब मंकी की पोजीशन कैसे लिखोगे आप, x और ये टोटल स्मॉल h माइनस कैपिटल H, है ना। अब कैपिटल H की वैल्यू मंकी ने वो डिस्प्लेसमेंट है जो उसने कवर की है ड्यूरिंग टाइम t। तो अब यहाँ पे क्योंकि मंकी का मोशन फ्रीली फॉलिंग मोशन है, तो यहाँ पे आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। तो s क्या बन गया, h के इक्वल, u जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर। इट मीन्स फॉर मंकी की पोजीशन एक तो x है और दूसरा जो y है वो किसके बराबर है, h माइनस कैपिटल H। h माइनस कैपिटल H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो स्मॉल h है इक्वेशन नंबर 1 से वो है x tan थीटा माइनस कैपिटल H की वैल्यू है हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो कि आफ्टर टाइम t बुलेट की पोजीशन और मंकी की पोजीशन सेम है ना। इट मीन्स बुलेट विल स्ट्राइक द मंकी, पर साथ में ये भी शर्त है कि बुलेट को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि रास्ते में मंकी नहीं है तो बुलेट यहाँ तक पहुँचेगी ना, तो ये क्या बनी बुलेट की रेंज और ये कैपिटल X है। तो इट मीन्स जो बुलेट है उसको मंकी को स्ट्राइक करने के लिए जो बुलेट की रेंज है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x होनी चाहिए ना। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, ओनली देन बुलेट विल स्ट्राइक द मंकी। ठीक है। तो अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, ओनली देन गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।